हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय कैम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूँ। हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा प्रसारित किया गया मॉडल सेट 1 को देख चुके हैं। आज हम लोगों को देखना है मॉडल सेट नंबर 2। उसमें से भी देखना है कि जो बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं 28 से लेकर 41 तक के, जो जितने भी 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखना है। उसमें आज हम लोग देखेंगे कि कितना लिखना है कि हम लोगों को फुल में फुल मार्क्स की प्राप्ति कर पाएंगे। और इसमें ये भी देखेंगे कि कहाँ पे गलतियां करने से आपका मार्क्स कटता है। तो ये छोटी छोटी बातों को भी ऑब्जर्व करेंगे और फुल सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। इसलिए क्या करना है कि जो इस चैनल पे नए हैं वो क्या करें कि इसके प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि सारे दोस्तों को क्या हो सके, इसका प्राप्ति हो सके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है कि ग्रुप सी में जो है सेट 2 का मार्क्स 2 मार्क्स का आज क्वेश्चन पहले देख रहे हैं, उसके बाद 3 का, उसके बाद 7 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में क्या कर रहा है कि द रेसिस्टिविटी ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन, 0.2 m सॉल्यूशन जो है उसका रेसिस्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इतना दिया, रेसिस्टिविटी उसका दिया हुआ है। कैलकुलेट्स इट्स कंडक्टिविटी, इसका कंडक्टिविटी का ज्ञात करना है कि इसका मोलर कंडक्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी आपका दिया है, गिवन लिख सकते हैं, m दिया हुआ वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या दिया है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, लिख सकते हैं 1000 इंटू के बटे m, वेयर के बराबर क्या होता है, कप्पा के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसको क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम लोग पहले क्या निकालते हैं, के हम लोग को जरूरत है, m तो दिया हुआ है 1000, तो वो तो सही है। तो हम लोग के को पहले कैलकुलेट करते हैं। तो के बराबर क्या होता है कि के बराबर 1 बाय रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर -3। तो यहाँ क्या करेंगे कि 10 टू द पावर -3 है नीचे, तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +3। तो ये हो गया हम लोग का के का वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 इंटू m। तो m का वैल्यू क्या हो जाता है कि 10 टू द पावर +3 बटे 5, इसको पुट कर दें। तो उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ 0.2 था, इसके पॉइंट को ड्रॉप आउट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 1 2, 2 5 10, या 5 1 5, 5 2 10, 2 आ गया, 2 1 2 और 2 1 2, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बच क्या गया, यहाँ पे 1000 बच गया और यहाँ पे 10 टू द पावर 3 बच गया। तो 10 टू द पावर 3 और यहाँ 1000 है, 1000 बराबर क्या होता है 10 टू द पावर 3 और 3 3 कितना हो गया 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 क्या हो गया पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसका क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि व्हाट इज रोस्टिंग, रोस्टिंग ऑफ ओर किसे कहते हैं, गिव वन एग्जांपल, एक एग्जांपल को भी देना। 29 नंबर में क्वेश्चन में रोस्टिंग किसे कहते हैं, इसके एक एग्जांपल्स को हम लोगों को देना है। तो इस मेथड का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड टू कन्वर्ट द सल्फाइड और इनटू सल्फाइड। सल्फाइड को हम लोग कहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का उपयोग करते हैं। किस लिए, रोस्टिंग के माध्यम से इस चीजों को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, सल्फाइड से ऑक्साइड की ओर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इन दिस मेथड सल्फाइड ओर इज हीटेड बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल। क्या करते हैं कि उस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से बिलो में क्या करेंगे, इसको ट्रीटमेंट कराएंगे, हीट करेंगे ताकि वो मेल्ट ना कर जाए, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे। एज ए रिजल्ट क्या होगा, मेटल का ऑक्साइड का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। जो भी मेटल है उसका ऑक्साइड में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे पीबीएस है, तो पीबीएस को लिए किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ ट्रीटमेंट करवाएं हीट करा के, तो ये क्या बना दिया, पीबीओ प्लस क्या निकल गया, SO2 गैस निकल गया। तो हम लोग को पीबीओ क्या हो गया, उसका ऑक्साइड एकदम प्योर फॉर्म में प्राप्त हो गया। ZnS को लेते हैं, तो ZnS को किसके साथ ट्रीटमेंट कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ हीट करवा के करते हैं, तो इसका क्या हो गया, इसका ऑक्साइड प्राप्त हो गया, SO2 गैस क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप इतना लिखते तो आपको फुल में फुल मार्क्स की प्राप्ति होगा, थोड़ा सा भी उसको नंबर काटने का मौका नहीं मिलेगा। एग्जामिनर एकदम क्या होंगे, नंबर काट नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कर रहा है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 21, इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। स्कैंडियम जो होता है वो क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट, बट जिंक जो होता है वो क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। तो सिंपल से याद रखना है कि वैसे एलिमेंट जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जैसे डी सबसेल अगर फुली फिल्ड है तो उसको क्या कहेंगे कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट
नहीं होगा। कंप्लीट फील्ड अगर हो जाएगा तो वो क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। तो सिंपल सा देखते हैं कि अस्केंडियम का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करते हैं तो लास्ट में कहाँ जा रहा है 4s2 3d1। आखिर इसको बांटते हैं तो कहाँ जा रहा है 4s2 20 और 1 आखिर 3d1। अगर इसका कहते हैं जिंक का तो लास्ट में कहाँ जा रहा है 4s2 3d10। डी देखो पूरा पूरी भर गया, डी में 10 हो गया पूरा पूरी इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट फील्ड 3d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल अगर इनकम्प्लीट फील्ड है, पूरा पूरी भरा हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको कि ये क्या करेगा कि इसका जो है ये ट्रांजिशन स्टेट के रूप में एलिमेंट के रूप में काम करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीटली फील्ड 3d ऑर्बिटल इन केस ऑफ अस्केंडियम एटम क्या कर रहा है, इट्स ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है 3d1 हो रहा है। तो इट इज रेगुलेटेड एट ट्रांजिशन एलिमेंट के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि 3d जो सबसे है वो पूरा पूरी भरा हुआ नहीं, इसलिए क्या कहेंगे ये ट्रांजिशन एलिमेंट के रूप में है। लेकिन यहीं पे ले जाते हैं ऑन द अदर हैंड क्या करते हैं जिंक एटम हैज कंप्लीटली फील्ड, अभी दिखाए थे कितना हो रहा था लास्ट में 3d10, तो 3d10 हो जाता है इन इट्स ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इसका एक्साइटेड स्टेट भी लेते हैं तो ये भी क्या होता है पूरा पूरी भर जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि इसलिए इसको कह सकते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के रूप में काम नहीं कर सकते। ठीक है, इस प्रकार से ये सारी बातें अगर लिख देते अपने लैंग्वेज में भी तो आपको क्या होगा फुल में फुल मार्क्स की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए 31, कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, Mn के ऊपर 3+ है, Fe के ऊपर 3+। तो पहले Mn का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो टोटल एटॉमिक नंबर 25 में लास्ट में कहा जाएगा 4s2 और 3d5। तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखते हैं तो कितना हो जाता है, टोटल s में 2 है, d में 5 है, तो s में 2 दे दिए और d में 5 में पहले क्या करना है एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को भर दिया, 5 इलेक्ट्रॉन्स भर गया। अब क्या करते हैं कि इसका Mn के ऊपर 3+ का करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे होता है, तो सबसे क्या कहते हैं कि लोवेस्ट एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। तो 4s का एनर्जी लेवल क्या होता है कम होता है किसके तुलना में 3d की तुलना में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से रिमूव होगा 4s से, तो 4s में 2 था तो 4s से क्या हुआ रिमूव हो गया, रिमूव होने से कितना इलेक्ट्रॉन बच गया 0 इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया 0, और यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकालना था तो 2 तो निकाल दिया s से, लेकिन एक और कहाँ से निकलेगा 3d5 से क्या होगा निकल जाएगा, तो वो क्या बच जाएगा 3d4 बच जाएगा। तो अगर Mn3+ की का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते तो इसका क्या आता है 4s में क्या हो जाएगा 0 और 3d में कितना हो जाएगा 4। तो देखिए इसका क्या हो जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे देखिए इसका तो पूरा पूरी निकल गया खत्म हो गया, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बच कितना गया 4 इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन एक एक भरा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है 4, मतलब एक एक भरा हुआ कितना है 4 है, तो इसका क्या हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। ठीक है, आप ये सारी चीजें करके आप बता सकते हैं कितना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है Fe3+ है, Fe3+ का सेम टू सेम करते उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते Fe का पहले वो क्या आ जाता है 4s2 3d6। इसके बाद क्या करते हैं कि इसका 3+ है तो ये फिर से क्या करेगा 4s लोवेस्ट एनर्जी लेवल से पहले इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो निकालना कितना है 3 है तो इलेक्ट्रॉन 3 निकालना है, तो पहले 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, एक यहाँ से निकाल लेगा 3d से। तो देखिए कहीं पे डबल हुआ है क्या, तो इसमें देखिए ये वाला जो यहाँ पे डबल इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ से एक निकालेगा और यहाँ से 2, टोटल 3। तो देखिए यहाँ पे कितना बच गया 5 बच गया, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कर रहा है देखते हैं कि डिफाइन द फॉलोइंग को डिफाइन करना। पेप्टाइड लिंकेज किसे कहते हैं, जब एमिनो एसिड्स को क्या कहते हैं एक दूसरे के साथ अटैचमेंट कराते हैं, अटैचमेंट कराने के कारण क्या होगा एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन कराते हैं, लिंकअप कराते हैं, तो वहां पे क्या होगा कि H2O का रिमूवल होगा हाइड्रोक्साइल ग्रुप से, हाइड्रोक्साइल या कह सकते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप से, तो COOH जो है वहां से OH निकलेगा और NH से H निकल जाएगा, तो यहां से क्या होगा वाटर का रिमूवल होगा। और ये जो C और H के बीच, CO और H के बीच जो बॉन्ड बन जा रहा है इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज के नाम से जाना जाता है। इसको लिख सकते हैं लैंग्वेज में, ये पेप्टाइड लिंकेज इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच बनने वाला ये क्या है आपका सिंपल सा केमिकल बॉन्ड है। व्हेन द कार्बोनाइल कंपाउंड या कार्बोक्साइल ग्रुप ऑफ 1 मॉलिक्यूल, कार्बोक्साइल वही COOH रिएक्ट्स विद द एमिनो ग्रुप NH2 वाले से यहां से जुड़ रहा है,
ऑफ द अदर मॉलिक्यूल्स, जो एमिनो होना चाहिए वो कैसा मॉलिक्यूल होना चाहिए, अदर मॉलिक्यूल, तो क्या होगा कि रिलीज करेगा, वाटर का रिमूवल होगा, वो दोनों के बीच में जो लिंकअप होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पेप्टाइड लिंकेज के नाम से कहेंगे। देखिए यहीं से निकल के यहाँ क्या हो रहा है, लिंकअप हो रहा है, इसी को क्या कहना है, पेप्टाइड लिंकेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी का बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डीनेचुरेशन किसे कहते हैं। तो सिंपल सा बता सकते हैं कि द प्रोसेस दैट चेंजेस द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, कि वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा फिजिकल उसका मतलब आकार प्रकार और उसका क्या होगा बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाए विदाउट अफेक्टिंग केमिकल कंपोजिशन, कि उसका फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन में कोई भी प्रभाव नहीं हो, तो उसी को क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का कैसे करना है कि वैसा प्रोसेस जिसमें प्रोटीन्स का क्या हो कि फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस चेंज हो जाए, प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, बट केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव ना हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे कोगुलेशन ऑफ एल्बुमिन, एल्बुमिन अंडा का जो व्हाइट पार्ट वाला होता है, तो उसको क्या कहते हैं, जब हम लोग उबाल दीजिएगा तो क्या होगा कि सॉफ्ट हो जाता है, हार्ड में बन जाता है, हल्का सा सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, बट वो क्या प्रोटीन खत्म होता है क्या, प्रोटीन वहां से खत्म नहीं हो रहा, उसका बायोलॉजिकल प्रोसेस था वो खत्म हो जाएगा, फिजिकल प्रोसेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बट केमिकल प्रोसेस नहीं चेंज हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है, डिफाइन होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर किसे कहते हैं, कोपॉलीमर किसे कहते हैं, एक एक एग्जांपल हर एक का देना है। तो देखिए एक एक एग्जांपल लेंगे, पहले होमोपॉलीमर का, फिर क्या करेंगे कोपॉलीमर का। होमोपॉलीमर किसे कहेंगे, द एडिशन पॉलीमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सम, या क्या कह सकते हैं कि वैसा पॉलीमर जिसमें जो मोनोमर्स होगा वो कैसा मोनोमर्स होना चाहिए, सेम टाइप का मोनोमर्स होना चाहिए। अगर इथिन लिए तो इथिन को एकदम पूरा लेते रहना है, जितना जरूरत है वो इथिन को लेते रहेंगे, सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स का यूज करते रहेंगे, तो उससे जो बनने वाला पॉलीमर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोपॉलीमर। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, होमोपॉलीमराइजेशन के नाम से जानेंगे। द प्रोसेस बाय विच पॉलीमराइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय सेम टाइप्स ऑफ मोनोमर दैट इज नोन एज होमोपॉलीमर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इथिन ले रहे हैं, इथिन को क्या कहें, इथिन हम लोग का मोनोमर है, इथिन को क्या करें, पॉलीमराइज कराएं, कैसा पॉलीमराइज, होमोपॉलीमराइज कराएं, तो ये क्या बन गया, इथिन में पॉली आके जुड़ जाता है, क्या बन जाता है, पॉलीथीन। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी रहता है, ऑब्जेक्टिव में क्या कहता है कि कोई भी कंपाउंड्स दे दिया या कोई भी पॉलीमर दे दिया, उसका कहता है कि इसका मोनोमर्स क्या होगा, तो मोनोमर्स जिससे बन रहा है उसको मोनोमर्स कहेंगे, जो बन जा रहा है उसको क्या कहेंगे, पॉलीमर बन जा रहा है, उसके नाम में क्या कर देना है, पॉली लगा देना, तो क्या हो गया, इथिन से पॉलीथीन में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गया आपका होमोपॉलीमर। नेक्स्ट वन जो है वो क्या है, कोपॉलीमर। कोपॉलीमर किसे कहेंगे वो देखते हैं। तो होमोपॉलीमर में सेम टाइप्स ऑफ मोनोमर्स होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, डिफरेंट मोनोमर्स होना चाहिए, उसी को क्या कहेंगे, कोपॉलीमर्स के नाम से जानेंगे। इस पॉलीमराइजेशन के मेथड को क्या कहेंगे, कोपॉलीमराइजेशन के नाम से जानेंगे। देखिए आगे क्या कहता है कि इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल देखिए क्या करें, अस्टायरिन ले लिए, अस्टायरिन के साथ क्या कर लिए, 1 पे नंबर पे है, 3 नंबर पे 1,3 ब्यूटाडाइन को ले लिए। ये दोनों को लेने के बाद क्या हो जा रहा है, एक दूसरे के साथ क्या होगा, पॉलीमराइज होगा, पॉलीमराइज होने के कारण क्या बन दिया, बुना एन बना दिया। तो ये क्या हो गया, कोपॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो गया, या कोपॉलीमर प्रोडक्ट्स का एग्जांपल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर में क्या कह रहा है कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स को आप दे, कम से कम एक एग्जांपल तो जरूर याद रखना हर एक दवा का, क्योंकि दवा से क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है। ये 11 दवा को याद रखिए, उसके टाइप्स को आपका क्या होगा कि कुल मिला के 3 नंबर से 4 नंबर आपका कंफर्म हो जाता है। तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब लाइफ के अगेंस्ट, या ठीक है। तो क्या कहते हैं कि द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैसा केमिकल सब्सटेंसेस जिसको किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और सिंथेसाइज्ड इन लैब, और कहाँ पे तैयार किया जाता है, लैब में भी तैयार किया जाता है। विच आर यूज टू किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या कहता है कि जिसका उपयोग हम लोग किसके लिए कहते हैं कि अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको क्या कहते हैं, रोकने के लिए या उसको मारने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जैसे सिंपल सा अगर कोई चीजें, कोई बीमारी फैल रहा है तो उसको क्या कर रहे हैं कि उसको मारने के लिए अगर हम लोग जो दवा को बनाएंगे, हो सकता है कि हम लोग अपने इम्यूनो पावर को ही स्ट्रॉन्ग कर लें,
तो इम्यूनो पावर को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो क्या होगा कि वो जो भी बैक्टीरिया वायरस है वो हमारे बॉडी को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर अफेक्ट कर रहा है तो हम लोग मेडिसिन को तैयार कर लिए, तो मेडिसिन भी क्या कर रहा है, हो सकता है लैब में सिंथेसाइजर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या कर सकता है, उसको रोक सकता है या उसको पूरे मार देगा उसको फैलने से। उसी को क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाता है पेनिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरम फेनिकॉल, ऑफ्लॉक्सिन हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स होते हैं एंटीबायोटिक्स का। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स का आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है ग्रुप डी है। ग्रुप डी में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ग्रुप डी में आपके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आ जाता है आपका, न्यूमेरिकल 2 से 3 रहेगा, वो भी न्यूमेरिकल फिक्स है। एक न्यूमेरिकल आपका किससे रहेगा, सॉलिड स्टेट से एक न्यूमेरिकल रहेगा, दूसरा एक न्यूमेरिकल फिक्स रहेगा आपका कहाँ से, सॉल्यूशन से रहेगा। तो ये न्यूमेरिकल्स को कम से कम तैयार रखना है सॉलिड स्टेट से। सॉलिड स्टेट से मैक्सिमम जो पूछे जाते हैं वो डेंसिटी वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के। तो यहाँ से एक तैयार रखिए, एक सॉल्यूशन से, कहीं मोलारिटी, कहीं मोलालिटी, कहीं उधर से पूछ देता है जैसे KF ये सब ठीक है, तो वो सारी चीजों को आप क्या कीजिए, कंप्लीट करके रखिए। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं कि एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास 60.2, इसके पास क्या है, एटॉमिक मास क्या है, 60.2 है। और वो भी क्या है, कैसा है, क्यूबिक यूनिट सेल, FCC है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, जिसका इड्ज लेंथ कितना है, इड्ज लेंथ 100 पिकोमीटर, 100 pm दिया है। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट, देखिए आ गया डेंसिटी निकालने के लिए। तो m दिया, एटॉमिक मास कितना दिया, 60.2 दिया है। z बराबर क्या है कि कौन सा सेल है, तो यहाँ पे कौन सा मतलब पार्टिकल्स का क्यूबिक सेल है, तो क्यूबिक सेल कौन सा है, FCC का नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4। ठीक है, तो सिंपल में 1, BCC में 2 और FCC में 4। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हम लोग को कि 100 पिकोमीटर दिया है। इड्ज लेंथ कितना दिया हुआ है, 100 पिकोमीटर। 100 पिकोमीटर को क्या करना है कि अगर इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं कि 100 पिकोमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 गुने 10⁻⁻10 लिख दीजिए। ये क्या हो गया, सेंटीमीटर। तो देयरफॉर लिख सकते हैं 100 को 10⁻⁻10, तो 2 ये 0 है, 2 कम होगा तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो गया। इड्ज लेंथ बराबर कितना होगा, कितना हो गया आपका 10⁻⁸ सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया, देखिए आगे कह रहा है कि डेंसिटी इसका निकालना है, तो डेंसिटी बराबर Z इंटू एम, और क्या होता है फार्मूला बटे ये क्यूब इंटू एन। ये तो यहाँ Z क्या आपका, Z नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, m बराबर उसका मोलर मास, और ये इड्ज लेंथ है और ये एवोगैड्रो नंबर। तो हम लोग लिख सकते हैं उसका वैल्यू पुट कर दिए, ये 4 और इसका कितना 60.2 और इसका 10⁻⁸ है, कितने बार, ये क्यूब है 3 बार हो जाएगा, और इसका कितना 6.023 होता है, तो कम से कम 2 तक तो लिख ही सकते हैं, और 10 कितना हो जाता है 23। इसको देखिए आगे कैलकुलेट करते, तो कैलकुलेट करने के बाद क्या हो रहा है कि इसको पुटअप किए, तो पुटअप करने के बाद देखिए इसके दोनों के पॉइंट को ड्रॉप आउट किए। यहाँ का पॉइंट जो ड्रॉप आउट है तो पॉइंट के बाद 1 है, तो यहाँ क्या हो गया 10 हो गया। इसके भी पॉइंट को ड्रॉप आउट किए, तो इसके बाद कितना है 2 अंक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 100 हो गया। तो इसके बाद देखिए ये दोनों क्या हो जाता है, पूरे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 10 और यहाँ पे 100, तो 10 और 100 में से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 0 कैंसिल हो गया। तो जो चीजें बच गया उसको क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। यहाँ 4 बच गया, ये 4 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया 10, तो 4 × 10 बच गया। और यहाँ पे कितना 10⁻⁻24 है, और प्लस कितना 23, तो 24 में 23 गया तो कितना बचा 1, तो 10⁻⁻1। इसको क्या कर सकते हैं कि 10⁻⁻1 ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो 4 × 10 बराबर 400 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन जो कर रहा है वो क्या कर रहा है कि क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से आपका कि व्हाट आर इमल्सन्स, इमल्सन्स क्या होता है, इमल्सन के बारे में बताना। व्हाट आर देयर डिफरेंट टाइप्स, वो कितने टाइप्स के होंगे। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच, हर एक का एग्जाम्पल एक देना है। तो इमल्सन से यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव भी रहता है, सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि इमल्सन किसे कहते हैं। तो हम लोग डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बारे में पढ़े। डिस्पर्स फेज का मतलब क्या होता है कि वैसी चीजें जो सॉल्युबल होता है, किसमें जाके सॉल्युबल हो रहा है, कौन सॉलिड के रूप में काम कर रहा है, सॉल्युबल होने वाले के रूप में काम कर रहा है। तो डिस्पर्स फेज हो गया, डिस्पर्सन मीडियम किसमें जाके सॉल्युबल हो रहा है, किसमें जाके घुल रहा है, किसमें जाके मिल रहा है। तो वैसा सॉल्यूशन या वैसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसका दोनों डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों क्या होना चाहिए,
लिक्विड मीडियम होना चाहिए, दोनों एक होना चाहिए। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन सॉरी, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम क्या होना चाहिए, लिक्विड्स होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सन्स के नाम से जानते हैं। इमल्सन्स को क्लासिफाई किया गया है, दो भागों में इसको बांटा गया है। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार कौन कौन से, पहला जो टाइप है ऑयल इन वाटर, पहला जो टाइप है वो क्या है, ऑयल इन वाटर। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑयल इन वाटर में क्या कहते हैं कि इमल्सन का वैसा टाइप्स जिसमें क्या है, ऑयल्स जो है वो एक्ट कैसा करता है, डिस्पर्स फेज के रूप में काम कर रहा है, और वाटर किस रूप में काम कर रहा है, डिस्पर्सन मीडियम। मतलब पानी में हम लोग किसको डाल रहे हैं, ऑयल को डाल रहे हैं, वो ऑयल के रूप में काम कर रहा है। तो वही क्या हो गया आपका ऑयल इन वाटर। इसका एग्जांपल याद रख सकते हैं, मिल्क और वेनेसिंग क्रीम के नाम से याद रख सकते हैं। ये एग्जांपल्स आपका होता है। नेक्स्ट वन जो है इसका दूसरा टाइप क्या है, वाटर इन ऑयल। अब और वाटर को कहां पे डाल रहे हैं, ऑयल में, जिसमें वाटर क्या है, डिस्पर्स फेज काम करेगा, और ऑयल क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम के रूप में काम करेगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वाटर इन ऑयल इमल्सन। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, बटर होगा, कोल्ड क्रीम हो जाएगा। ये सब क्या है, वाटर इन ऑयल इमल्सन के एग्जांपल्स हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कर रहा है, देखिए ध्यानपूर्वक, कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक। नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल के रूप में, N2 के रूप में काम करता है। बट फास्फोरस हमेशा किस रूप में लिखा जाता है, P4 के रूप में लिखा जाता है। क्यों, तो इसका रीजन हम लोग सिंपल सा बता सकते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है वो डायटोमिक के रूप में काम करता है, क्योंकि इसका साइज जो होता है बहुत ही छोटा होता है, और जितने ही छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, अधिक से अधिक होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होंगे। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये क्या करेगा, पी मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। नाइट्रोजन क्या करेगा, पी मल्टीपल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि इसका साइज जो होता है वो छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो हाई होता है। इसलिए ये क्या करेगा, इट एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे N ट्रिपल बॉन्ड N मल्टीपल बॉन्ड के रूप में, ठीक है। इसलिए ये N2 के रूप में काम करता है। जबकि हम लोग ले लेते हैं फास्फोरस P4 के रूप में काम करता है। तो फास्फोरस जो होता है उसका साइज जो होगा, फास्फोरस बड़ा होता है नाइट्रोजन की तुलना में, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नाइट्रोजन की तुलना में कम होता है, और इसमें पी बॉन्ड जो होता है वो नहीं पाया जाता है। इसलिए क्या करता है, P4 के रूप में पाया जाता है, डायटोमिक के मॉलिक्यूल के रूप में काम नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, देखिए कुछ क्वेश्चन है इस प्रकार से कि यहाँ पे कह रहा है कि राइट द वेरियस, क्वेश्चन नंबर 38 पहुंच गए हैं। राइट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूरे हर एक साल पूछता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हैबर प्रोसेस, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, ये तीनों प्रोसेस में एक प्रोसेस हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वेरियस स्टेप्स जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में, वो कौन कौन से प्रोसेस होंगे उसको लिखिए। तो H2SO4 ये मैन्युफैक्चर्ड बाय किसके द्वारा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा, जिसमें इन्वॉल्व होंगे फॉलोइंग स्टेप्स। पहला क्या होगा कि प्रोडक्शन ऑफ SO2, सबसे पहले SO2 को प्राप्त करेंगे। तो SO2 को क्या करेंगे, सल्फर को जलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, H+O2 क्या बना दिया, SO2 पहले बन गया। सबसे पहला स्टेप में हमको क्या करना है, SO2 को बनाना है। फिर SO2 को क्या करेंगे, SO3 में कन्वर्ट करेंगे। तो SO2 को ऑक्सीडाइज अगर करा देंगे V2O5 के प्रेजेंस में, तो वो क्या होगा, SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या किए, SO2 को क्या किए, कन्वर्ट कर दिए SO3 में। SO2 रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5, कैटलिस्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिए, तो वो क्या बन गया, SO3 में कन्वर्ट हो गया। अब जो SO3 कन्वर्ट हो गया, इसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब्ड बाय H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये क्या बना देगा, H2SO7 ओलियम के नाम से जाना जाता है, वो बना देगा ओलियम, OLEUM ओलियम। तो इसको फिर से अगर प्योर फॉर्म हम लोग को कैसा चाहिए कि प्योर फॉर्म ऑफ H2SO4 चाहिए, तो ओलियम को क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे विथ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर का अमाउंट जो वो फिक्स अमाउंट आपको डालना है, और तो हम लोग क्या होगा कि डिजायर्ड, जैसे हम लोग चाह रहे हैं कि वैसा हम लोग को सॉल्यूशन चाहिए, तो डिजायर्ड कंसंट्रेशन का क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। तो H2SO7 वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो 2 मोल ऑफ H2SO4 प्राप्त हो गया। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन्ड होगा बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कितना परसेंट प्योर होगा, 96.98% आपका प्योर कॉन्क H2SO4 प्राप्त हो गया कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा। सॉरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका राइट द यूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उसके आपको क्या करना है कि यूपैक नेमिंग करना है। यहां से आपके क्वेश्चन क्या रहते हैं कि या तो यूपैक नेमिंग का रहेगा या तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए रहेगा। यही क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जा रहे हैं हर एक साल, या तो यूपैक नेम लिखने के लिए गएगा या तो क्या कहेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिए, या तो कभी कभी क्या करता है बाय मिस्टेक से नाम ही दे दिया जाता है उसका, कहता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिख के दिखाइए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग के पास जो कंपाउंड है ए नंबर CONH3 का होल 6 Cl2, तो ये क्या है कि कितना NH3 है, तो NH3 6 है, तो इसका क्या कहते हैं हेक्सा एमिन। CO को क्या कहते हैं कोबाल्ट, हेक्सा एमिन कोबाल्ट। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट NH3 जो है वो 6 है, तो इसका कितना हुआ 6, और 6 में 2 गया, कितना बचा 4, तो इसका कितना हो गया 4। उसके बाद लास्ट में Cl है, Cl को डाइक्लोराइड ये सब कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्टली जितना है वो सब नहीं देखना है, जो है बस उसी को देखना है। Cl है मतलब क्या लिख देना क्लोराइड, तो हेक्सा एमिन कोबाल्ट 4 क्लोराइड के नाम से इसको जानेंगे। नेक्स्ट जो है वो क्या कर रहा है NiCO का होल 4, तो इसमें देखो चार कौन है कार्बोनाइल है, तो टेट्रा कार्बोनाइल Ni मतलब निकेल, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होगा 0 होगा। इस प्रकार से इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जो क्या है कि C नंबर में कह रहा है कि ZnOH का होल 4 है, तो 4 को क्या कहते हैं टेट्रा हाइड्रोक्सो, OH का नाम क्या है हाइड्रोक्सो, 4 है तो टेट्रा हाइड्रोक्सो। Zn का क्या कहते हैं जिंकेट, और 2 है इसका देख लेना ऑक्सीडेशन निकाल के कितना हो जाएगा, 4 में 2 गया 2, तो 2 हो गया, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 40। जो 40 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है ग्रुप ई से लिया गया है। 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। लाइफ में सबसे पहली बार 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है पूरे जेक के एग्जाम्स में फर्स्ट टाइम, तो इसलिए आपको क्या करना है ये तैयार रखना है। तो देखिए आपको पूछे जाने वाले क्वेश्चन फिक्स आ गए। सबसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है 7 नंबर में से, यहाँ से एक क्या रहता है 3.5 नंबर का रहता है कि मोलारिटी ये सबसे रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ या सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है वो कितने का है 2 लीटर, वो भी सॉल्यूशन कैसा है NaOH का लिया जा रहा है। तो मोलारिटी बराबर हम लोग क्या जानते हैं मोल्स ऑफ सॉलिड, क्या होता है मोलारिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो मोल्स ऑफ हम सॉल्यूट हम लोग को सबसे पहले चाहिए, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए क्या होता है गिवन मास बटे मोलर मास। गिवन मास कितना दिया है 40, और मोलर मास कितना होता है जैसे NaOH दिया हुआ है हम लोग को क्या है NaOH। तो नाइट्रोजन का सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 23 1 24 और 16 कितना हो गया 40। देखिए 23 16 1 40, ऊपर में भी 40 नीचे भी 40, कट कुट के कितना आ गया 1 मोल आ गया इसका मोल्स। उसके बाद क्या करते हैं कि मोलारिटी, देयरफॉर मोलारिटी इज इक्वल टू क्या है कि 1 मोल दिया हुआ है, मतलब 1 मोल अभी हमने निकाला कैलकुलेटेड किया, और 2 लीटर कितने लीटर सॉल्यूशन में दिया हुआ है 2 लीटर सॉल्यूशन में, तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मोल पर लीटर हो गया। इसको क्या कर सकते हैं मोल पर लीटर या 0.5 m, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं मोलारिटी को। क्लियर, ये हो गया आपका 3.5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा अगर आप मेहनत करते तो आपका क्या होगा फुल में फुल नंबर की प्राप्ति होगा। एक क्वेश्चन यहां से रहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स से पूछा जाता है। तो देखिए केमिकल काइनेटिक्स से क्या पूछा जा रहा है कि यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स प्लेस 40 मिनट, 40 मिनट में एक फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीट कर रहा है, कितना परसेंट 30%। कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ पीरियड, इसका क्या कर रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ पीरियड को इसको कैलकुलेट करना है। हम लोग को log 7 का वैल्यू दे दिया आपको, देखिए यहाँ पे कंफर्म हो जा रहा है कि क्या क्या यूज होने वाला है log 7 आने वाला है, तो log 7 का वैल्यू हम लोग को दे दिया हुआ। तो क्या कर रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है T इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 बटे के log R0 बटे R, मतलब टोटल कितना कंप्लीट करना है 100, टारगेट 100। तो हम लोग लिखते हैं इसको वैल्यू K का वैल्यू 40% है, सॉरी 40 मिनट है, 40 लिख दिया, log 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जा रहा है 100 में 30% कंप्लीट, 30 कर देंगे। देखिए क्या हो गया ये वैल्यू तो सेम उतर जाएगा, और यहाँ पे 10 बटे यहाँ 70, तो 70 में से 7 बच जाएगा, 10 बटे 7 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं ये भागा में है, तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं कि भागा में रहता है तो log 10 माइनस log 7,
ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद इसके वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, तो वैल्यू को पुट जब करेंगे तो देखिए क्या हो जा रहा है, log 7 10 का वैल्यू कितना हो जाता है, एक log 7 का 0.85 यहाँ 0 पॉइंट भूल गया, 0.845 ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक हल्का सा चेंज करने लेना, 0.845। तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं, इसको डिवाइड कर दीजिए और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 0.057575, और ये कितना बच जा रहा है 0.155। इसको जब गुना कर दिए तो कितना आ गया 0.0892। इसको अगर किए तो इसको शिफ्ट किए, पॉइंट को यहाँ पे लाके शिफ्ट करें, कितने डिजिट के बाद 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद तो इधर आ रहा है राइट साइड, तो राइट साइड आने के बाद क्या होता है माइनस होता है, लेफ्ट साइड शिफ्ट करता है तो उसमें क्या होता है प्लस होता है। 10 टू द पावर कितना हो गया -3, 8.92 इंटू 10 टू द पावर -3। इतना मिनट हम लोग का टाइम निकल गया। अब इसका क्या कर रहा है, टी हाफ लाइफ टाइम निकालने के लिए कर रहा है। तो हम लोग को पता है कि टी हाफ बराबर कितना होता है 0.693 बटे के। तो के का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे पुट कर देते हो तो क्या हो जाता है, आपका वैल्यू आ जाएगा 77.7 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिनट इतना आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ और का क्वेश्चन, 40 में 2 क्वेश्चन दिया जाता है 7 मार्क्स में, तो 2 क्वेश्चन के बाद भी और करके 2 क्वेश्चन और दिया जाता है, मतलब आपको 2 न्यूमेरिकल यहां से बनाना ही होगा, ठीक है। तो फायदा है कि 4 में से आपको कोई 2 सिलेक्ट करके सेक्शन ए का मतलब 40 का ऊपर वाला सिलेक्ट कर लीजिए या नीचे वाला सिलेक्ट, कोई 2 को सिलेक्ट करके आपको बनाना है। तो देखिए इसमें ये नंबर इथिलीन ग्लाइकोल है, C2H6O2 दिया मिक्स्ड विथ 500 ग्राम ऑफ वाटर के साथ मिक्सअप करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया है KF दिया 1.86 kg पर मोल दिया हुआ है। तो हम लोग को पता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज रिलेटेड टू द मोलालिटी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किससे रिलेट करता है, मोलालिटी से रिलेट करता है। देयरफॉर द मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू इथाइलिन ग्लाइकोल, क्या होता है कि इसका मोलालिटी, तो मोलालिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बटे मास ऑफ वाटर इन केजी। मोलालिटी कर रहा है, मोलारिटी नहीं कर रहा है कि लीटर में लीजिएगा, ठीक है। तो मोलालिटी में मास ऑफ वाटर इन केजी। तो देखिए इसका निकालते, तो निकालेंगे क्या हो जाएगा, दिया हुआ है हम लोग का कितना 31 ग्राम, और इथाइलिन ग्लाइकोल है तो क्या क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिए, इथाइलिन ग्लाइकोल है तो इथाइलिन ग्लाइकोल का क्या होता है C2H6O2, तो C2 मतलब 2 गुना वो कार्बन है 12 प्लस, हाइड्रोजन 6 है तो 1 गुना कितना हो गया 6 प्लस, ऑक्सीजन 2 है तो 2 गुना कितना हो गया 16, कुल मिला के देखिए वही लिखे, ठीक है। ये सब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 62 31 और ऊपर में 31 और नीचे 62, 1/2 बराबर 0.5 मोल आपका हो गया इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लाइकोल का नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। इसको क्या करेंगे, इसको मास ऑफ वाटर इन केजी, इसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे, तो 500 ग्राम बटे क्या हो जाएगा 1000 ग्राम कैंसिल, क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा 500 जीरो मतलब 0.5 लीटर, आधा लीटर, ठीक है। मोलालिटी बराबर क्या होता है कि उसका जो दिया हुआ है तो मोल्स को ले लेते हैं और कितना लीटर दिया है वो ले लेते हैं, मतलब केजी में लेना है यहाँ पे, तो 0.5 बटे 0.5, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 बराबर 1 m। मोलालिटी को डिनोट करते हैं m से, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट को निकालना, तो फ्रीजिंग पॉइंट डेल TF बराबर KF माइनस KF इंटू m, मतलब अभी जो निकला है m उसको लिखना है। तो यहाँ पे KF कितना 1.86, m कितना हुआ मोलालिटी, यहाँ पे आपका m जो है ना वो गलती से बड़ा लिखा गया, यहाँ m कितना होना चाहिए छोटा होना चाहिए। मोलारिटी को बड़ा से लिखते हैं, मोलालिटी को स्मॉल m से लिखते हैं। तो 1.86 केल्विन हो गया, तो 1.86 केल्विन है। इसको अगर हम लोग करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन तो 273.15 केल्विन को घटा देंगे 1.86 से, तो आपका आ जाएगा कितना 271.29 केल्विन। तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट 271.29 केल्विन आंसर हो गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस उठाया गया प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन उठाया गया, चारों क्वेश्चंस को एनसीईआरटी का सेम टाइप, 2 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन ही दे दिया और 2 को हल्का सा चेंजेस कर करके दे दिया। इसलिए अगर आप एनसीईआरटी के ये चैप्टर को दोनों को कंप्लीट रखते हैं तो आपका क्या होगा, एकदम सारे क्वेश्चंस इजी से बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिए, बी नंबर इसी का 40 का और का बी
बी नंबर में क्या करें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर से आ गया केमिकल काइनेटिक्स, हैज रेट कांस्टेंट दिया हुआ इतना, हाउ लॉन्ग विल बी 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्शन टेक्स टू रिड्यूस 3 ग्राम, 5 ग्राम से 3 ग्राम में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लेगा, रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है। तो इनिशियल जो है 5 ग्राम कन्वर्ट किस में करना है, 3 ग्राम में, रेट कांस्टेंट आपका दिया हुआ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो क्या होता है टी बराबर क्या हो जाता है आपका 2.303 डिवाइडेड बाई के इंटू लॉग आर नॉट बटे आर, इसके वैल्यू को पुट करते हैं लॉग 5/3 हो गया, और यहाँ पे log 5 log 3, तो log 5 1 से लेकर 5 तक आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि 5 का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया, तो क्या होता है 0.6989 और 3 का क्या होता है 0.4771, जब इसको माइनस करते हैं तो कितना होता है 0.2219 आ गया, 8 आएगा तो उसको डायरेक्टली कर दीजिए 19, कोई दिक्कत नहीं। इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो 444.38 सेकेंड आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 444 सेकेंड अप्रॉक्स हम लोग आंसर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिए, आपके लिए एक टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया गया है जिसमें क्या किया गया है कि पूरे हर एक चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को बताया जा रहा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे और प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज को देखना है, क्योंकि हर एक दिन हर एक चैप्टर्स का टेस्ट करवाया जाता है ताकि आप क्या कर सके एग्जाम में अच्छे से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को स्कोर कर सके। अगर आपको क्या करना है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको क्या कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं, और भी अपने दोस्तों को कहिए और पढ़ सकते हैं और मेहनत करके अच्छे मार्क्स की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में देखते क्या करिए, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में आपको क्या करा है कि शॉर्ट नोट्स लिखिए, तो शॉर्ट नोट्स लिखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन का। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या कहता है कि जब हम लोग एल्डिहाइड लेते हैं जिसमें क्या होना चाहिए अल्फा पे हाइड्रोजन होना चाहिए, जैसे देखिए यहाँ पे अल्फा पे हाइड्रोजन है, तो उसको क्या कहते हैं कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। जब कराएंगे तो ये H क्या होगा यहाँ पे ट्रांसफर होके यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ जाएगा, तो देखिए ये क्या हो रहा है CH3 यहाँ पे CO, तो वो के जगह पे क्या हो गया H, आगे क्या यहाँ से H वहां चल गया तो CH2 हो गया, यहाँ पे COH वाला वहां पे रह ही गया। ठीक है, तो ये क्या बना दिया कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन के साथ इसने क्या बना दिया कि अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बना दिया। इसको क्या करना है कि एलिमिनेशन कराना है वाटर का, वाटर को एलिमिनेट कराएंगे और प्रोड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर करेंगे तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बना देगा। तो यहाँ पे क्या करेगा देखिए, यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिए। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि यहाँ से वो H को लेके भागेगा और यहाँ वाले से एक H को लेके भागेगा, H और वो H को निकाल देगा तो यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आपका कर दे रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड है उसके साथ एल्डिहाइड बना दे रहा है, तो इसका नाम क्या आता है ब्यूट टू इनोल। इस पूरे ओवरऑल रिएक्शंस को ही हम लोग क्या कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। अगर कोई बच्चे यहीं तक लिख देते तो उसको पूरे को एल्डोल कंडेंसेशन नहीं कहेंगे, पूरा लिखना अल्केन से अल्किन में कन्वर्ट कर देना, तब क्या होगा आपका एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन है। हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन क्या कहता है कि ये सिंपल सा रिएक्शन है, आपके पास क्या होगा कोई भी एमाइड होगा, या तो हो सकता है बेंजामाइड होगा, या तो हो सकता है ऐसे करके ही दे देगा CH3CONH2 ऐसे करके दे देगा। ठीक है, तो ये दोनों बेंजामाइड या एसिटामाइड कुछ भी दे देगा, लेकिन ये प्राइमरी होना चाहिए, सेकेंडरी वाली टाइप में नहीं होना चाहिए। उसको ट्रीटेड किसके साथ करा रहे हैं Br2 के साथ इन एक्वस और इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH। एक्वस और कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH होना चाहिए। तो ये क्या बनाएगा प्राइमरी एमिन का फॉर्मेशन कराएगा। अगर C6H5CONH2 बेंजामाइड को लेते हैं तो C6H5NH2 बना देगा, यहाँ से CO2 क्या होगा रिमूव कर जाएगा। इससे लेंगे तो इससे भी क्या होगा C1 रिमूव कर जाएगा और यहाँ NH2 क्या हो जाएगा CH3NH2 बना देगा। तो देखिए और भी चीज़ें क्या निकल रहा है Na2CO3 2NaBr प्लस 2H2O के रूप में रिमूव कर जा रहा है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का 41 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फ्लोइंग कन्वर्शन को एक दिन स्पेशल ट्रिक्स के द्वारा बताया जाएगा। जैसे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे कन्वर्शन को सिखाया जाएगा। 2 ब्रोमो प्रोपेन और प्रोपिन में लाना है, मतलब आपका क्या है कि 2 नंबर पे Br जुड़ा हुआ है, इसको क्या करना है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड लाना है। तो इसके लिए क्या करना है डायरेक्ट आप एल्कोहलिक KOH डालिए, यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड
बन जाएगा और निकलने वाला क्या हो जाएगा, KBr हो जाएगा, KBr प्लस H2O, क्योंकि ये कन्वर्सन कर रहा है इसलिए इसमें पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, साइड प्रोडक्ट। ठीक है, तो एल्कोहलिक KOH को याद रखना, ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। फिनॉल से बेंजीन बनाना है तो एकदम इजी है, एक स्टेप रिएक्शन है, फिनॉल में जिंक डस्ट डाल दीजिए, क्या बन गया, बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कर रहा है सी नंबर में क्या कर रहा है कि 1 क्लोरोप्रोपेन, एक नंबर पे क्लोरीन जुड़ा है, वो कितने पे, एक नंबर पे क्या लाना, आयोडो लाना। सिंपल सोडियम आयोडाइड एसीटोन के साथ रिएक्शन करा दीजिए, इस रिएक्शन को कहते हैं फिंकलिस्टीन रिएक्शन कहते हैं। तो ये क्या होगा, आयोडो में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फिंकलिस्टीन रिएक्शन। सोडियम आयोडाइड और एसीटोन को डाल दीजिए, आपका रिएक्शन क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 41 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 41 का क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, आपका और में भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखिए और में क्या दिया है कि स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग, ये कुछ रिएक्शंस दिए हैं, इसका सिर्फ प्रोडक्ट को लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 मतलब अल्किन में दिया है, HBr के साथ कराना, उसके प्रेजेंस में किसके प्रेजेंस है, पेरोक्साइड। तो जैसे HBr पेरोक्साइड आ जाए तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल बी अटैच टू दैट कार्बन एटम विच हैव द हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब ये किसके अनुसार चलेगा, एंटी मार्कोनी-कॉप्स के अनुसार चलेगा। तो Br जो आने वाला वो कहाँ पे आएगा, बाहर वाले कार्बन में आएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट क्या होगा, बन जाएगा। नेक्स्ट जो है बी नंबर में क्या कर रहा है कि आपके पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को क्या करना है कि रिडक्शन कराना है LiAlH4 के साथ। जैसे रिडक्शन कराएंगे एल्डिहाइड का, ये क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल, जितना कार्बन है उतनी कार्बन का क्या करेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। अगर कीटोन रहता तो क्या कर देता, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता। नेक्स्ट वन सी नंबर है, वो क्या कर रहा है कि आपके पास बेंजीन में CH2 CH3 लगा होगा, कितनों ही कार्बन क्यों ना लगे, 2 लगे 3 लगे, तो ये क्या करना है, सिर्फ KMnO4 KOH के प्रेजेंस में क्या कराना है, इसको ट्रीटमेंट हीट करा देंगे। तो ये क्या करेगा, जितना भी आपका कार्बन है उससे कोई मतलब नहीं, COOH कुल मिला के आ जाएगा बेंजीन के ऊपर में, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन ये क्या करेगा, कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी नंबर, यहाँ पे दे दिया है कि जैसे 2 ब्यूट 2 इन, जैसे सिंपल ब्यूट 2 इन, दूसरे नंबर पे दे दिया डबल बॉन्ड। तो इसको अगर ओजोनोलिसिस करते, क्या करते हैं, ओजोनोलिसिस, वो 3 के साथ रिएक्शन करना है। ठीक है, तो वो 3 के साथ रिएक्शन कराइए Zn वाटर के साथ, तो ये क्या होगा कि बीच में डबल बॉन्ड टूट जाता है, इधर वाला अलग एल्डिहाइड बना देता है, इधर वाला अलग। तो इधर कितना है, CH3 है और इधर क्या है, C है, C में क्या आके जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा, इधर H, ये क्या करेगा, फॉर्मल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड बना देगा। लेकिन इधर भी सेम है, सिमेट्रिकल है, इधर भी सेम बनाएगा, इधर भी, तो ये क्या करेगा, 2 गुना COH एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर दिया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ई है। ई नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे इथेनॉल है, इथेनॉल को कॉन्क H2SO4 के साथ 443 केल्विन में कराते हैं। अगर 443 केल्विन में कराइएगा तो वो क्या हो जाता है, इथिन का फॉर्मेशन कर देता है। अगर 443 पे नहीं कराते तो क्या हो जाता है हम लोग का, तो 443 पे नहीं कराते तो कितना से कराते हैं, 413 पे कराना होता है। तो अगर 413 दे दिया 43 के जगह पे, तो ये क्या करना है, जितना कार्बन है उतने को क्या करना है, 2 बार लिख देना है। जैसे क्या हो गया आपका CH3 CH2, वो हो जाएगा इधर CH2 और इधर CH3, ये क्या कर देगा, अगर 413 केल्विन आ जाएगा तो क्या होगा, कॉन्क H2SO4 में ही ईथर बना देगा। अगर 443 केल्विन है तो वो क्या कर दिया, आपका अल्कीन का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये बातों को आप ध्यान रखिए, अगर नहीं रखते हल्की हल्की छोटी छोटी बातें तो आपको क्या करेगा, दिक्कतें करने वाली है केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, एफ नंबर क्वेश्चन, कि आपका CH3Br है, मिथाइल ब्रोमाइड C2H5 वो Na के साथ रिएक्शन करा रहा है सोडियम पेरोक्साइड के साथ। ठीक है, या सोडियम अल्कोक्साइड कहते हैं इसको। तो इसके साथ अगर अल्काइल हैलाइड को कराते तो इस रिएक्शन को कहते हैं विलियमसन्स। ठीक है, तो विलियमसन्स जो है फेमस है किस लिए कि यहाँ से Br निकल जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, Na और वो क्या जोड़ के बना देगा, ईथर का फॉर्मेशन करा देगा। ठीक है, नेक्स्ट वन जो रिएक्शन है जी नंबर में क्या दिया है, बेंजीन मतलब एनिलीन दिया, एनिलीन में HCl दिया हुआ है। अगर ये HCl देगा तो अगर डायरेक्टली देगा तो ये क्या करेगा, NH4Cl बना देता, बट यहाँ पे HCl तो दिया है लेकिन इसने देना के लिए टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, NaNO2 प्लस
HCl तो दिया एंड ये NO2 देना भूल गया, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड देना भूल गया। अगर ये दे देता तो ये क्या होता है, BDC बना देता। अगर नहीं दिया, अगर डायरेक्टली अगर इसी को मद्देनजर रखेंगे तो NH4 के ऊपर प्लस NH4Cl ऐसे करके हम लोग प्रोडक्ट लिख सकते हैं। अगर ये डायरेक्टली, अगर ये ना डायरेक्टली दे तो ये हम लोग लिख देंगे, अगर ये इतना ही दे तो NH4Cl आप लिख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है उन्होंने टाइपिंग मिस्टेक किया और टाइपिंग मिस्टेक नहीं तो आप ये लिख दीजिए। ठीक है, ये प्रोडक्ट भी आपका सही होता है। इस प्रकार से आपका सेट नंबर 2 क्या होता है, पूरे लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर फर्स्ट वाले सेट का आप नहीं देखें या ऑब्जेक्टिव आप नहीं देखें, जो भी चीज़ें आप नहीं देखें तो इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो भी प्रसारित किया गया है या उसके टारगेट करते हुए सारा कुछ क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। इसके साथ ही साथ तो हम लोग क्या तैयार कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज को स्टार्ट किए हैं, तो उसको भी देखना है ताकि क्या हो कि वो भी मद्देनजर रखे हुए बनाया जा रहा है कि रिड्यूस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। इसलिए आपको क्या करना है, इस चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि और भी दोस्तों को क्या हो, फायदा हो। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।